हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानम क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग सभी ज्ञानम क्लासेस बूंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को हमारे नए वीडियो तुरंत उपलब्ध मिले। बात करते हैं आहड़ की सभ्यता की। तो इसके स्थान की बात करते हैं सबसे पहले कि आहड़ की सभ्यता राजस्थान में कहाँ पर स्थित थी। तो आहड़ सभ्यता राजस्थान में उदयपुर जिले में, कहाँ पर? उदयपुर में एक स्थान है आहड़। आहड़ नामक स्थान पर यह सभ्यता स्थित थी। बात करते हैं सभ्यता में कि यह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, तो यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी नदी? आयड़ नदी के किनारे स्थित है। और आयड़ नदी जो थी, यह आयड़ नदी, इस आयड़ नदी का आगे नाम हो जाता है बेड़च। क्या हो जाता है भाई? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे नाम बेड़च हो जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ की सभ्यता कहाँ पर स्थित थी, तो आहड़ में स्थित थी। कौन सी नदी किनारे? आयड़ नदी किनारे। लेकिन अगर आयड़ नदी ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे? बेड़च कर देंगे। क्या कर देंगे? बेड़च कर देंगे। क्योंकि बात समझना, उदयपुर में एक पहाड़ियां है जिनका नाम है गोकुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां भाई? गोकुंदा की पहाड़ियां। और इन गोकुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे आयड़ नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। गोकुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे आयड़ नदी कहा जाता है। और इस आयड़ नदी के पास ही आहड़ की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ की सभ्यता है। आयड़ नदी के पास कौन सी सभ्यता है? आहड़ की सभ्यता। और बाद में यह नदी, आयड़ नदी, आगे जाकर उदय सागर झील में गिरती है। और उदय सागर झील के बाद जब ये नदी निकलती है आगे, तो इसका नाम बदलकर बेड़च हो जाता है। और ये बाद में बनास में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? आयड़ नदी या बेड़च नदी बनास में मिल जाती है। इसीलिए अगर आयड़ और बेड़च दोनों ही ऑप्शन में नहीं मिले तो इसे बनास की सभ्यता या बनास की संस्कृति या ये बनास नदी के किनारे पे हम कह सकते हैं, क्योंकि आयड़ और बेड़च दोनों ही बनास की सहायक नदियां हैं। इसीलिए आहड़ की सभ्यताओं को बनास की सभ्यता कहा जाता है। आहड़ की सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। तथा यह ताम्र युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ताम्र युगीन सभ्यताएं थी ये। बात करते हैं सभ्यता की खोज की। इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी भाई? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में की थी। क्या की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की थी। सभ्यता का उत्खनन, इस सभ्यता का जो उत्खनन था यह HD सांखलिया ने 1954 से 56 तक किया था। कब तक किया था? 1954 से 56 तक किया था। HD सांखलिया ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। किसने किया था? HD सांखलिया ने किया था। HD सांखलिया ने तो 1961 में इसका उत्खनन किया था। कब किया था? 1961 में किया था। तथा एक व्यक्ति था रतन चंद्र अग्रवाल। कौन था? रतन चंद्र अग्रवाल था। इस रतन चंद्र अग्रवाल ने 19
1954 से 56 तक इस सभ्यता का उत्खनन किया था। कब तक किया था? 1954 से 56 तक इस सभ्यता का उत्खनन किया था, जो थी आहड़ की सभ्यता। बात करते हैं सभ्यता के उपनामों की। किसकी करते हैं? सभ्यता के उपनामों की। तो ये सभ्यता बनास नदी के सहायक नदियों के किनारे थी, इसीलिए इस सभ्यता को बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बनास की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास की सभ्यता कहा जाता है। तथा प्राचीन शिलालेखों में, किसमें? प्राचीन शिलालेखों में, प्राचीन शिलालेख जो पत्थरों, प्राचीन पत्थरों पर और चट्टानों पर जो लेख लिखे होते हैं उन्हें प्राचीन शिलालेख कहा जाता है। और प्राचीन शिलालेख में आहड़ को, किसको? आहड़ को, प्राचीन शिलालेखों में आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है। ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आहड़ है, जो आहड़ है, इस आहड़ से अर्ध चंद्राकार तांबे गलाने की बट्टियां मिली है। क्या मिली है? अर्ध चंद्राकार तांबे गलाने की बट्टियां मिली है, यानी तांबे को शुद्ध कर शुद्ध तांबा यहाँ पर बनाया जाता था, इसलिए ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है। क्योंकि राजस्थान में तांबा खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है। कहाँ से निकलता है? खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है। और खेतड़ी झुंझुनू का जो इलाका था वो प्राचीन काल में गणेश्वर सभ्यता के अधीन था, या गणेश्वर सभ्यता में ही खेतड़ी झुंझुनू आता था। और तांबा एक धातु है, और धातु जब भी निकलती है तो कच्चे माल के रूप में निकलती है, जिसे किसी फैक्ट्री या वस्तु में जाकर पका लिया जाता है और शुद्ध किया जाता है और शुद्ध तांबा बनाया जाता है। तो फैक्ट्री कहाँ लगी हुई थी? आड़ में लगी हुई थी, क्योंकि बट्टियां कहाँ मिली? आड़ में मिली, यानी वहां से गणेश्वर से तांबा निकलता था, इसीलिए पैदा होता था, इसीलिए उसे जननी कहा गया है। और यहाँ पर शुद्ध होकर बनता था, इसीलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है। क्या कहा गया है? ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। जो आहड़ की सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? आहड़ की सभ्यता थी। आहड़ की सभ्यता को, ठीक है, आहड़ की सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट की सभ्यता कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट की सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता धूलकोट नामक टीले पर बसी हुई थी। एक टीला था, धूलकोट का टीला, उस टीले पर बसी हुई थी, इसीलिए इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। बात समझना। 11वीं व 12वीं शताब्दी में, इसमें 11वीं व 12वीं शताब्दी में, 11वीं व 12वीं शताब्दी में इस सभ्यता को आगाटपुर की सभ्यता कहा जाता था। आगाटपुर की सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि आड़ मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा था। आड़ किसका हिस्सा था? मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा था। और मेवाड़ क्षेत्र में एक राजा हुआ था अल्लट या आलू राव नामक राजा हुआ था, जिसने नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था और आहड़ का नाम बदलकर आगाटपुर रख दिया था। इसीलिए इसे आगाटपुर की सभ्यता की भी आगाटपुर की सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके समय व कालक्रम की। बात समझना, समय और कालक्रम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समय और कालक्रम कार्बन C14 पद्धति के अनुसार मापा जाता है। और कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का समय और कालक्रम 1800 से
1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना गया है। कितना माना गया है? 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय और कालक्रम माना गया है। अब बात करते हैं सभ्यता के विशेषताओं के बारे में कि यहाँ से खुदाई के दौरान जो आहड़ की सभ्यता थी, आहड़ की सभ्यता से खुदाई के दौरान क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है आहड़ से खुदाई के दौरान, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात समझना, जो आहड़ की सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता से एक अर्धचंद्राकार तांबे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। अर्धचंद्राकार तांबे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, यानी भट्टी प्राप्त हुई है यानी धातु को गलाने का केंद्र मिला है। इसे धातु गालक केंद्र भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धातु गालक केंद्र प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है भाई? धातु गालक केंद्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि तांबा गणेशपुर से निकलता था और कहां पर आ जाता था? आहड़ में आता था। इसीलिए इस तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त होने के कारण आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना गया है। आहड़ को किस नगरी के नाम से जाना गया है? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना गया है। बात समझना, जो आहड़ की सभ्यता थी, आहड़ से विश्व में एकमात्र, किसमें? विश्व में एकमात्र, आहड़ से विश्व में एकमात्र उल्टी तपाई शैली के, किसके? उल्टी तपाई शैली के मृदभांड, उल्टी तपाई शैली के मृदभांड मिले। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं। क्या होते हैं? मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं, और वो भी उल्टी तपाई शैली की। जब भी मिट्टी के बर्तनों को तपाया जाता है तो केवल बाहर से तपाया जाता है। जैसे ये मिट्टी का बर्तन है, इस मिट्टी के बर्तन को केवल बाहर से तपाया जाएगा तो वो उल्टी तपाई शैली होती है। लेकिन यहाँ से उल्टी तपाई शैली के मृदभांड मिले, यानी वो लोग मिट्टी के बर्तनों में अंदर, मटकी के अंदर आग रखकर उसको तपाते थे। इसीलिए यहाँ से उल्टी तपाई शैली के क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? मृदभांड मिले हैं। बात समझना, आहड़ से, यहाँ से अनाज भंडारण के लिए, किसके लिए? आहड़ से अनाज भंडारण के लिए बड़े मृदभांड मिले हैं। क्या मिले हैं? बड़े मृदभांड मिले हैं। अब बड़े मृदभांड मिले हैं किसके लिए? अनाज भंडारण के लिए। अब अनाज भंडारण के लिए बड़े मृदभांड तो मिल गए, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि आहड़ से प्राप्त अनाज भंडारण के लिए जो बड़े मृदभांड मिले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बड़े मृदभांड मिले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बात समझना, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है मृदभांडों को? मृदभांड यानी जिसमें अनाज भरा जाता है। अब बात समझना, गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में गांव में आइसक्रीम वाला जरूर आता है। आइसक्रीम वाला आता है, और जब आइसक्रीम वाला गांव में आता है तो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आइसक्रीम खानी है। क्या खानी है? आइसक्रीम खानी है। तो माँ कहती है कि जा कोठे से, कहाँ से? कोठे से अनाज निकाल ले और आइसक्रीम ले आ। कोठे से अनाज निकाल कर आइसक्रीम बच्चा ले आता है। यानी अनाज गांव में किस में रखे गए? कोठे में रखे गए। ठीक है। अब स्थानीय भाषा में एक तो उसे कोठे कहेंगे, लेकिन कोठा जो होता है गांव में वो गारे का बना होता है। किसका बना होता है? गारे का बना होता है। और जब गारे का कोठा बना होता है तो गारे का जब बनाया जाता है, मिट्टी का जो बनाया जाता है, तो उसमें सफेद रंग पोत दिया जाता है। और जब सफेद रंग पोता जाता है कड़ी से, तो जो गारे का होता है कोठा वो गोरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
गोरे हो जाते हैं। इसीलिए जो आहड़ से अनाज भंडारण के जो मृतबाण मिले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में कोठे या गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोठे या गोरे कहा जाता है। बात समझना, जो आहड़ की सभ्यता थी, क्या थी? आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता में, किसमें? आहड़ की सभ्यता में एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक प्रतिमा प्राप्त हुई है महिला की। एक महिला की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें नाभि तक लटकता दो लड़ियों का हार चित्रित मिला है। क्या मिला है? यहां से एक महिला की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें नाभि तक लटकता हुआ दो लड़ियों का हार चित्रित मिला है। दो लड़ियों का हार चित्रित मिला है जिसे वर्तमान में रानी हार की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? वर्तमान में रानी हार के समान माना गया है। ऐसा हार कहाँ से मिला है? आहड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? आहड़ से ऐसा हार प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? आहड़ से हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक महिला की प्रतिमा मिली और उसमें नाभि तक लटकता हुआ दो लड़ियों का हार चित्रित मिला। बात समझना, जो आहड़ था यहाँ से एक मकान में, आहड़ से प्राप्त एक मकान में एक साथ 6 चूल्हे, एक साथ 6 चूल्हे के अवशेष मिले हैं। अब एक ही मकान था, मान लीजिए ये मकान है, एक ही मकान था, एक साथ 6 चूल्हे बने हुए थे साहब, एक साथ 6 चूल्हे बने हुए थे मकान में। अब एक ही मकान में 6 चूल्हे बने हुए थे, तो उसका क्या अर्थ है? अब मान लीजिए हम माँ, पिताजी, एक बहन, एक भाई अगर ऐसे रहते होंगे एक मकान में, तो एक गैस या एक चूल्हा ही काफ़ी है। लेकिन अगर एक ही मकान में 20 या 30 व्यक्ति रहेंगे तो क्या एक चूल्हे और एक गैस में इनका खाना वगैरह दिन भर की दिनचर्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वहाँ पर चूल्हे और गैस भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए कहने का अर्थ है कि मकान में जब एक साथ 6 चूल्हे मिले तो वो लोग संयुक्त परिवार में रहते होंगे, सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, और सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी जिसका मतलब क्या है कि वो लोग संयुक्त परिवार में रहते होंगे। किस में रहते होंगे? संयुक्त परिवार में वो लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों की संख्या अधिक थी। तो आहड़वासी संयुक्त परिवार प्रथा का निर्वाह करते होंगे। इसका अनुमान हमने किससे लगाया? क्योंकि यहाँ से प्राप्त एक मकान में एक साथ 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। बात समझना, आहड़ में आहड़वासी, जो आहड़वासी थे वो लोग शवों को उनकी संपूर्ण आभूषणों व बर्तनों के साथ दफन करते थे। संपूर्ण आभूषणों व बर्तनों के साथ दफन करते थे तथा सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में रखते थे। इसे आंशिक शवदान कहा जाता है, जो पुनर्जन्म पर आधारित होता है। यानी आहड़वासी मृतक को संपूर्ण आभूषणों व बर्तनों के साथ दफन करते थे, जिसे क्या कहा जाता है? आंशिक शवदान कहा जाता है। तथा ये पुनर्जन्म पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? पुनर्जन्म पर यह आधारित होता है। किस पे आधारित होता है भाई? पुनर्जन्म पर आधारित होता है आहड़ से। आहड़ से, जो आहड़ सभ्यता थी, आहड़ से एक मिट्टी का बना, किसका? मिट्टी का बना एक बेल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना एक बेल प्राप्त हुआ है, यानी मिट्टी के बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल, जिसे बनासियल बुल कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे बनासियल बुल कहा गया है। यानी मिट्टी से बना एक बेल की प्रतिमा
या खिलौना मिला है जिसे बुनासियल बुल कहा गया है। क्या कहा गया है? जिसे बुनासियल बुल कहा गया है। क्या कहा गया है? यल बुल, बुनासियल बुल कहा गया है, जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आहड़ से, यहाँ से मिट्टी के व तांबे के एवं पत्थरों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के भी आभूषण मिले, तांबे के भी आभूषण मिले और पत्थरों के भी आभूषण कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? आहड़ से मिट्टी के, तांबे के व पत्थरों के आभूषण मिले हैं। आहड़ से एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है? एक तांबे की कुल्हाड़ी भी आहड़ से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है आहड़ से। ठीक है, आहड़ से एक साथ तांबे की 6 मुद्राएं, एक साथ तांबे की 6 मुद्राएं मिले हैं। मुद्राएं यानी सिक्के। तांबे के कितने सिक्के मिले हैं? 6 सिक्के मिले हैं। आहड़ से तांबे के 6 सिक्के मिले हैं। इन 6 सिक्कों में से, इन 6 सिक्कों में से एक सिक्का चौकोर था। एक सिक्का तो चौकोर था तथा 5 सिक्के गोल थे। क्या थे? एक तो चौकोर सिक्का था तथा 5 सिक्के गोल थे। अब सिक्के जो होती है वो मुद्रा होती है। सिक्के क्या कहलाते हैं? मुद्रा कहलाते हैं। सिक्के क्या कहलाते हैं भाई? मुद्रा कहलाती है। और मुद्रा का पता कब चलता है? क्योंकि जैसे भारतीय मुद्रा है, रुपया है। अब एक तरफ भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का चित्र अगर बना हुआ होता है तथा दूसरी तरफ ऐसे होते हैं। अब उस अशोक स्तंभ को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि भारत की मुद्रा है। तो इनमें भी पता लगाने के लिए देखा गया तो इन मुद्राओं पर एक तरफ त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। किसका चित्र बना हुआ था? एक तरफ त्रिशूल का चित्र बना हुआ था। और त्रिशूल का चित्र देखते ही मान लिया गया कि ये मुद्रा तो शायद आहड़ की होगी, यहीं की होगी, या राजस्थान की होगी, या भारत की होगी, क्योंकि त्रिशूल वगैरह देवताओं के लिए यही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो माना गया यही है। लेकिन इन मुद्राओं को जब दूसरी तरफ देखा गया, दूसरी तरफ देखा गया तो इन मुद्राओं के दूसरी तरफ यूनानी राजा अपोलो व देवी एथीना का चित्र बना हुआ था। देवी एथीना का चित्र बना हुआ था। अब एक तरफ देखने को तो माना गया कि आहड़ की मुद्रा होगी, लेकिन दूसरी तरफ देखने पर यह जाना गया कि ये तो मुद्रा ही यूनान की है। तो इस मुद्रा को माने तो किसकी माने? तो भी यह अनुमान लगाया गया कि शायद ये लोग आहड़वासी यूनान तक व्यापार करते होंगे और व्यापार के समय जो मुद्राएं चलती थी, तो दोनों ही देशों में जो मुद्राएं चलती थी वो ये मुद्राएं कि ये मुद्राएं यूनान में भी चलती होगी और यहाँ पर भी चलती होंगी। और इन मुद्राओं से ये पता लगाया जा सकता है कि आहड़वासी विदेश तक व्यापार करते थे, यूनान तक इनका व्यापार विकसित था। क्या था? यूनान तक इनका व्यापार विस्तृत था या स्थित था। बात समझना। जो आहड़ है, क्या है? आहड़ की जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता से विश्व में प्राचीन आटा चक्की के प्रमाण मिले हैं। विश्व में प्राचीन आटा चक्की के प्रमाण मिले हैं। और जो विश्व के प्राचीनतम आटा चक्की थी, वो आटा चक्की ऐसी थी कि वो लोग एक बड़ा पत्थर लेते थे, एक बड़ा पत्थर लेते थे और इस पत्थर को ऐसे बीच में से काट लेते थे।
ऐसे काट लेते थे, बड़े पत्थर को काट लेते थे और एक बेलना आकार का पत्थर लिया जाता था, एक बेलना आकार का पत्थर लिया जाता था। ठीक है, इस पत्थर से इसमें अनाज रखकर ऐसे चलाया जाता था जिससे अनाज घर्षण करके पिस जाता था और यही विश्व की प्राचीनतम आटा चक्की है। इस वाले भाग को सिलबट्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे सिलबट्टा कहा गया है तथा इसे बेलनाकार पत्थर कहा गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? बेलनाकार पत्थर इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बेलनाकार पत्थर दिया गया है। ठीक है, आहड़ से पूजा की थाली, त्रिशूल, उल्टी, तपाई के मृदभांड, धान के अवशेष, यहाँ से मुख्य रूप से धान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। किसके? धान के अवशेष यहाँ से मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? धान के अवशेष मिले हैं। बात समझना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता में धान उगाया जाता था, तो कौन सी सभ्यता में उगाया जाता था धान? आहड़ में धान की खेती की जाती थी। धान यानी चावल की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी? चावल की खेती आहड़ की सभ्यता में की जाती थी। किसमें की जाती थी? आहड़ की सभ्यता में की जाती थी। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ बात समझना। यहाँ से सूती वस्त्र के टुकड़े मिले हैं। क्या मिले हैं? सूती वस्त्र के टुकड़े मिले हैं, लेकिन सूती वस्त्र के पूर्ण रूप से टुकड़े यहाँ से नहीं मिले। सूती वस्त्र का टुकड़ा तो कालीबंगा से मिले, लेकिन सूती वस्त्रों पर, सूती जो वस्त्र थे, सूती वस्त्रों में जो रंगाई छपाई का कार्य होता था, उन रंगाई छपाई के कार्यों के थप्पे, सूती वस्त्र पर जो रंगाई छपाई के कार्यों के थप्पे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। यानी सूती वस्त्रों पर रंगाई चढ़ाई का कार्य कहाँ पर किया जाता होगा? प्राचीन काल में आहड़ से किया जाता होगा। लेकिन यहाँ से सूती वस्त्र का टुकड़ा नहीं मिला है। सूती वस्त्र का टुकड़ा राजस्थान में केवल कालीबंगा और बेरार से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा और बेरार से मिला है। आहड़ सभ्यता पत्थरों व तांबे के औजारों व आभूषणों का प्रमुख केंद्र था। या तो यहाँ से पत्थरों के ही औजार मिले हैं या फिर यहाँ से तांबे के ही औजार मिले हैं। ठीक है, बात समझना। जो आहड़ की सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता में एक स्थान है आहड़ में, धौली, मगरी, मावली, उदयपुर का स्थान। धौली, मगरी, मावली, उदयपुर व ओजियाना भीलवाड़ा से भी आहड़ कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? आहड़ कालीन सभ्यता के प्रमाण धौली, मगरी, मावली, उदयपुर से मिले हैं तथा ओजियाना भीलवाड़ा से मिले हैं। तथा हाल ही में 8 नवंबर 2013 को, हाल ही में 8 नवंबर 2013 को रेलावास 12 व दुगारी 12 से, रेलावास 12 व दुगारी 12 से भी आहड़ सभ्यता के, कौन सी सभ्यता के? आहड़ सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कब? 8 नवंबर 2013 को मिले हैं। कब मिले हैं भाई? 8 नवंबर 2013 को इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ये थी आहड़ की सभ्यता। कल हम पढ़ेंगे बेरार की सभ्यता। लेकिन आप लोग ज्ञानम क्लासेस बोधी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ज्ञानम क्लासेस के वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद।